अब आ जाते हैं इससे आगे और बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके पास जो सबसे पहली चीज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, कि प्लांट्स एनर्जी कैसे बनाते हैं और प्लांट्स को एनर्जी बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। ये दोनों बातें समझना जरूरी है। नाउ मैं आपके सामने एक जर्नल ओवरव्यू रखने लगा हूं जिससे आपको पूरी जिंदगी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाई डू वी नीड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस होती क्यों है। देखें, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को मिला के अगर मैं एक तमीज के तरीके से लिखूं तो बेसिकली होता यह है कि प्लांट जो हैं जब उनको लाइट एनर्जी मिलती है तो वो इस लाइट एनर्जी के जरिए एटीपी बनाते हैं और एक और एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं NADPH। ये दो चीजें उन्होंने बना ली। अब वो अगला काम क्या करते हैं कि वो इसको यूटिलाइज करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो आपके घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप लोग, जिस भी चीज में मिठास आपको नजर आ रही है तो वो उस कार्बोहाइड्रेट यहां पर बन रही होती है। शुगर इसको हम अपनी जबान में कहते हैं ना, आम जबान में शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या है कि एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे पास। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पर हम इस कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी निकालते हैं और एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपनी बाकी जिंदगी के कामों में, डेली एक्टिविटीज के अंदर। अब ये जो एनर्जी का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया यहां पर आपके सामने, उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आएगी, हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा, ये तो नहीं है कि एनर्जी का मैं नाम लेता बोलो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है यहां पर, ना ना ना। तो जो एनर्जी का नाम इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब यह है कि इनहेरेंटली इसमें बात ये मौजूद है कि हमें यहां पर भी क्या मिल रहा है, एटीपी का मॉलिक्यूल मिल रहा है। बेसिकली एनर्जी वही है, एटीपी का मॉलिक्यूल ही है जो हमें एनर्जी के तौर पर मिल रहा है। ना दिस इज द होल साइकिल जो हमारे सामने होती है कि लाइट के जरिए प्लांट बना रहा है एटीपी NADPH, उससे बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, वहां के उसके टूटने से और उससे निकल रही है एनर्जी। जो ब्लू से जितना पार्ट मैंने लिखा है ये सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का है और जो रेड वाला पार्ट मैंने लिखा है ये सारा का सारा रेस्पिरेशन का पार्ट है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डिफरेंस करना सीखिए, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में फर्क होता है। मैं सांस ले रहा हूं ये ब्रीदिंग है, इसको हम रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, बट दरअसल ये एक अलग फिनोमिना के साथ लिंक्ड होती है हमारी बॉडी के साथ। वी कैन टॉक अबाउट दिस इन मैट्रिक। अब ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, ये फोटोसिंथेसिस की कहानी है, इसके अंदर भी दो हिस्से हैं। देयर आर 2 स्टेप्स टू दिस होल प्रोसेस। 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप आपके पास ये वाला है, ये पहला स्टेप है, इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ये हो गया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्योंकि इसमें लाइट की इन्वॉल्वमेंट है। एंड द अदर पार्ट जिसमें हम लाइट को इस्तेमाल की से बने हुई जो एनर्जी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो ये आपके पास कहलाता है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। कुछ लोग इसको डार्क रिएक्शन भी कहते थे पुराने वक्तों में, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया भाई? अच्छा, तो ये हमारे पास कहानी चल रही है इस तरह से। अच्छा, हमारी किताबों में इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी लिखते हैं, डजंट मैटर, लाइट की ऐसी जरूरत नहीं होती इसके अंदर। हालांकि ये बात गलत है लेकिन चलो हमारी बुक्स लिखती हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ऐसी होगा। खैर, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। नाउ वी कैन वर्क ऑन द ब्लू पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लांट लाइट से किस तरह से एनर्जी बनाएगा और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। लेकिन एक मसला है यहाँ पर, इस पूरे सिनेरियो में एक मसला है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो तो उसके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में भी सवाल आया लेकिन हमें कभी इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन अब जवाब मिल गया क्योंकि जवाब बहुत सिंपल था। जवाब पता है सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हमारे पास यहां पर भी एटीपी बन रही है और यहां पर भी एटीपी बन रही है, यानी लाइट से भी मैं एटीपी बना सकता हूं एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट से भी मैं एनर्जी बना सकता हूं, तो मैं यहीं क्यों नहीं रुक गया? मैंने ये काम क्यों किया आगे वाला? भाई जब मुझे, मेरा मेन मकसद क्या था, आई वॉन्ट एटीपी, एटीपी 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 चाहिए ना मुझे, तो मैंने एटीपी जो है वो यहीं बना के मामला क्यों नहीं रोक दिया? मैं यहां तक क्यों गया? फिर मैंने ये काम क्यों किया? क्योंकि यहां पर भी एटीपी मिल रही है और यहां पर भी एटीपी मिल रही है, तो यहां पर तो मेरे एडिशनल स्टेप्स लग रहे हैं, तो आई शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू द वेरी फर्स्ट स्टेप।
पहले स्टेप पे आके रुक जाऊं तो मसला क्या उसमें, वो तो मेरा फायदा है ना, बचत ही बचत है इसके अंदर। फिर मैं इसको चलाऊंगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर लंबी कहानी होगी। तो मुझे जब एटीपी इसी स्टेप से मिल रहा है तो व्हाई आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आगे जाके मुझे एटीपी क्यों बनानी है, एनर्जी क्यों बनानी है, ये एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई ये प्लांट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं जब वो सिंपल तरीके से काम चला सकते थे। तो अब जरा समझिए इस बात को अच्छे से, इस मसले का हल निकालते हैं और इसका जवाब देते हैं आपको। देखिए एटीपी के साथ दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि एटीपी कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नो स्टोरेज, कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको मैं तमीज से लिख दूं, ये लिख देते हैं कैन नॉट बी स्टोर्ड, स्टोर नहीं की जा सकती एटीपी। यानी इफ आई वांट टू स्टोर एटीपी के मैं एटीपी मॉलिक्यूल को स्टोर करके कोई चीज के उसको किसी अलमारी में रख दूं, किसी वैक्यूल में रख दूं, ऐसा होता नहीं है। दूसरा मसला, एटीपी कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, कैन नॉट बी, अच्छा कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर पत्तों में लीफ के अंदर, लीफ सेल के अंदर एटीपी बनी, वो सेल टू सेल जा ही नहीं सकती, ना वो ऑर्गन टू ऑर्गन जा सकती है। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर पत्ते जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट्स का काम कर रहे हैं, तो यानी उसमें आपके पास रूट्स में भी एनर्जी जानी है और स्टेम में भी जानी है। तो अब एक मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर सकता सेल से बाहर या उस ऑर्गन से बाहर, तो वो कैसे एनर्जी जाएगी दूसरे पार्ट्स के पास। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं एटीपी होने के, कि एटीपी एनर्जी दे रही कोई मसला नहीं, लेकिन इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसकी लेंजिविटी नहीं है। दूसरा ये कि इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर और टू वन टिश्यू टू अनदर। अब क्या करेंगे, मसला है। तो इसका सोल्यूशन निकाला प्लांट ने कहा कि एटीपी को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, या एटीपी को यूज करते हुए एक ऐसी चीज बना ली जाए कि जब उसको तोड़ा जाए अपनी मर्जी से अपने वक्त पे तो वो एनर्जी दे। प्लस वो जो दो प्रॉब्लम्स थी ना एटीपी की, कि वो स्टोरेज वाली और ट्रांसपोर्ट वाली, वो मसले भी हल हो जाएं। तो उन मसलों को हल करने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि एटीपी का जो मॉलिक्यूल था या दूसरा जो एनर्जी कंपाउंड है NADPH, ये दोनों इस्तेमाल हुए किस काम के लिए, कि वो कार्बोहाइड्रेट बना लें ना। कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, इसकी दो खास बातें, इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी और इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो हम स्टार्च खाते हैं, कई बार मैंने जिक्र किया पहले भी, स्टार्च होता है प्लांट्स के अंदर। आलू इज फुल ऑफ स्टार्च, स्टार्च इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट। अब देखो शुगर बनी थी पत्तों में ऊपर, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर आई नीचे, और वो नीचे आके ट्रांसपोर्ट हो गई आपके रूट्स वाले अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर, जिसको हम अपनी जबान में आलू कहते हैं, आलू पोटैटो भी कहते हैं ना। वो जो आलू और पोटैटो, जो शकरकंदी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो एनर्जी को स्टोर किया हुआ है किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। एक तो पहली बात वो ट्रांसपोर्ट होकर आई नीचे, दूसरी बात कि वो स्टोर हो गई आपके सेल के अंदर या आपके उस पार्ट के अंदर। Now ATP is now being utilized to make something that can be stored, number one, and that can be transported, for example in the form of carbohydrate or starch or glucose, whatever that is, or fructose। अब सीन कुछ इस तरह से है कि अब अगर हम इस एनर्जी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये जब कभी हम चाहेंगे इसको तोड़ के इससे एनर्जी बनाएंगे, यानी एटीपी बना सकते हैं, वी कैन यूज इट व्हेनेवर वी वांट। तो प्लांट्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि यार चलो ये हो सकता है कि यार वी कैन इन्वेस्ट इन समथिंग, ताकि हमारा वो जाया ना हो पैसा, क्योंकि हम उसको लेके नहीं आ सकते दूसरी जगह। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जब हमारी जरूरत होती है हम इसको तोड़ते हैं, इससे एनर्जी निकलती है, एंड वी यूटिलाइज दिस एनर्जी। मैं आप हम सब जिस चीज पे चल रहे हैं वो हमारे पास एनर्जी है, एटीपी की एनर्जी, बट हम एटीपी लेते नहीं है प्लांट से, एनिमल से। हम क्या कहते हैं, गोश्त, हम क्या कहते हैं, दालें, हम क्या कहते हैं, सब्जियां, हम क्या कहते हैं, पत्ते, घास फूस, ये सारी चीजें हम खाते हैं। These structures are full of carbohydrates or different molecules like proteins and so on, कि वो जब टूटती है तो उससे मिलती है हमें एनर्जी। तो हम एटीपी नहीं लेते ना, एटीपी की ड्रिप चढ़ाते हैं, हम ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हैं, इस तरह की चीज़ों की ड्रिप चढ़ाते हैं, और सब फायदा ये होता है कि हमारे पास जो है वो एनर्जी हमें मिल रही होती है। उस एनर्जी को हम जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी बना सकते हैं, एंड सो ऑन, काम आपके पास आसान हो जाएगा। तो ये बातें थी आपके पास जर्नल आइडिया कि हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क एंड हाउ प्लांट्स यूटिलाइज दिस होल इंफॉर्मेशन और दिस होल स्ट्रैटेजी टू गेन एनर्जी और टू सप्लाई एनर्जी टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक अस, क्योंकि प्लांट्स पे तो हम डिपेंडेंट है ना, यानी या तो हम डायरेक्ट प्लांट खा लेते हैं या ऐसे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट को खाता है, तो हम क्योंकि खुद ये काम कर नहीं सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की डिस्क्रिप्शन के साथ
कुछ बातें लिख लेते हैं उसकी ना। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सबसे पहली चीज ये होती है, जो वर्ड है उसको समझ लेते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या मैन्युफैक्चर। इस तरह की चीज आपके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस, लाइट से बनाना किस चीज को, लाइट से बनाना किस चीज को, एनर्जी को। नाउ फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी यूज लाइट एनर्जी, अब वर्ड्स पे ध्यान देना, वेयर वी यूज लाइट एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, हम क्यों इस्तेमाल करें लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी को, टू मेक केमिकल एनर्जी। टू मेक केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कौन सी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी केमिकल एनर्जी। एटीपी इज अ केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज अ केमिकल एनर्जी, इस तरह से एनएडीपी है जिसको दूसरा एक और एनर्जी कंपाउंड है वो भी केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी को बनाया जाता है सन की रेडिएशंस को यूज करते हुए, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, वो तो एक तो लाइट है, वो हमें देख लिया हमने पहले ही। दूसरी चीज ये है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये सिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं इसको जरा समझ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले कलर्ड कंपाउंड्स, लाइक पिगमेंट्स, कलर कंपाउंड्स। तो कलर्ड कंपाउंड्स हैं, इनको हम पिगमेंट्स कहते हैं, कलर कंपाउंड्स को। नाउ ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनमें खास बात यह है कि ये लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके बाद कुछ काम करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कराते हैं, ऑक्सीडेशन, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि एनर्जी ऐसे नहीं जा सकती कि आपने लाइट मार दी तो एनर्जी चली गई आगे ना। अगर किसी चीज ने एनर्जी गेन कर ली है तो अब वो गेन हुई चीज को आगे भेजेगा ताकि एनर्जी उसके साथ मूव करे। बिल्कुल इस तरह से जैसे पैसे देने वक्त आपने डायरेक्ट पैसे नहीं दिए बल्कि वॉलेट दे दिया कि अपना पैसा खुद निकाल ले। तो वॉलेट देने का मतलब ये था, ये चीज इसके अंदर इंटरप्रेटेड थी, मौजूद थी कि ये वॉलेट देने का मतलब यू आर गिविंग देम एक्सेस टू द मनी इनसाइड दैट वॉलेट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, तो दरअसल उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है आप वो भी ट्रांसफर कर रहे हो उसको आगे जाके। तो पिगमेंट्स यही काम करते हैं कि दे एब्जॉर्ब एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड दे कीप दैट एनर्जी विद इन देयर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दरअसल बताती है कि दिस इज नॉट जस्ट मेयर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दिस इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल ए टू मॉलिक्यूल बी। तो ये फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स काम करते हैं ना। वी हैव लाइक टू डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स, जिनमें से एक पिगमेंट बड़ा मशहूर है, आई एम गोना टॉक अबाउट इट फर्स्ट। वो आपके पास है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके पास है वो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल पिगमेंट। क्लोरोफिल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें आपको कई सारे क्लोरोफिल्स मिल जाते हैं। इनकी हमारे पास आमतौर पे 4 टाइप्स होती हैं, ए बी सी एंड डी। 4 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं। प्लांट्स में आमतौर पे ए और बी पिगमेंट होता है। अगर हम एलजी की बात कर ले जो काई लगी हुई होती है, अगर आप समंदर पे जाओ तो येलो येलो कलर की झालड़े सा टाइप की समंदर के साथ निकलती हैं, पत्ते नुमा झाड़ियाँ झाड़ियाँ पानी के साथ आ रही होती हैं। या हमारे पास जो प्लांट्स कभी कभार पाइप की लाइन जो लाइन जा रही होती है पानी की, उसके अंदर भी ग्रीन ग्रीन कलर की एलजी लग जाती है। उनके अंदर आमतौर पे ए बी सी और समटाइम्स डी भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की कई सारे टाइप्स हैं, बट ओवरऑल क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ अ पिगमेंट जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ग्रीन कलर। जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल विद इन दीज इन देयर सेल्स। नाउ क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिल्कुल वही वजह है जो मेरी शर्ट ब्लैक कलर की है। Why is my shirt black? Why is not appearing as red or blue or something like that? आप कहोगे कि सर उसमें आपने डाई डाला था। मैं कौन सा डाई? आप कहोगे ब्लैक वाला डाई डाला है, डाई की है, शर्ट तो ब्लैक कलर की हुई है। बट द थिंग इज कि मैंने अगर डाई डाला था तो उससे ऐसा क्या हुआ कि मेरी शर्ट ब्लैक दिख रही है इंस्टेड ऑफ एनी अदर कलर। और ब्लैक क्यों दिखती है ये भी बताना जरूरी है। और यहाँ पर छाजाओं का साइन लगा हुआ है, वो है व्हाइट कलर का। तो why is this white and why is this black? तो ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्यों है और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए लाइट जिस तरह से किसी चीज पे पड़ती है उसके बिहाफ पे वो चीज आपको दिखती है।
अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त लाइट पड़ रही है मेरी शर्ट के ऊपर, तो जितनी लाइट मेरी शर्ट पे पड़ी है वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है, इसकी वजह से मेरी शर्ट ब्लैक कलर की नजर आ रही है। Because if an object absorbs all the light, all the available light, then it becomes black. जैसे black holes होते हैं आमतौर पे, they are not basically black, but उनको black हम इस वजह से कहते हैं because they take in all the light within themselves, और कोई लाइट वहाँ से escape नहीं कर पाती। बिल्कुल इसी तरीके से the black color I have, ये इसकी नेचर है कि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी लाइट को वापस नहीं जाने देगा। But if you look at this छाजो वाला कलर, तो छाजो is white because every single light that's been it's exposed to वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सारी की सारी लाइट है, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं इसकी बात करता हूँ, आपके पास जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रेड से, तो ये रेड आपको इसलिए दिख रहा है कि सारी लाइटें रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो रही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक कलर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है एंड दैट कलर इज योर रेड कलर, वो रेड कलर है आपका। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज यूजली ग्रीन इन कलर बिकॉज प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर बैक, तो आपको दिख रहा होता है वापस ग्रीन कलर, क्योंकि वो वही कलर वापस आ रहा है, बाकी सारे कलर्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते जा रहे हैं या उसको पेनिट्रेट करके कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो क्लोरोफिल इज ग्रीन बिकॉज प्लांट्स रिफ्लेक्ट, और क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर बैक टू यू। नाउ टॉक अबाउट दी अदर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम नाम देते हैं कैरोटिनॉइड्स का। नाउ कैरोटिनॉइड इज अनदर पिगमेंट विच इज काइंड ऑफ लाइक एन ऑरेंज रेडिश शेड, ऑरेंज येलो रेडिश शेड का कलर होता है इसका, आमतौर पे येलोइश ऑरेंज होता है, बट समटाइम्स रेडिश शेड भी आता है। और कैरोटिनॉइड इज द काइंड ऑफ अ पिगमेंट जो कि कैरोटिनॉइड नाम से पता चल रहा है किसमें होता होगा, ये कैरेट के अंदर होता है, गाजर के अंदर। तो कैरेट आर रिच इन कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन्स, और वो आपको पता है कि वो वाली गाजरें जो कि हम सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चाइना वाली, वो येलोइश ऑरेंज शेड की होती हैं, और वो जिसमें हम गाजर का हलवा बनाते हैं वो डार्क रेड से शेड की होती हैं। तो दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स विद इन देम। ये दोनों पिगमेंट्स आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, वो है इनका जो आप कह लो कि एक तरीके से इसकी जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमारे पास किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में सबसे कॉमन चीज जो आपने याद रखनी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दो चीजें जो है इसके रिएक्टेंट्स होते हैं, लाइन से पहले जो चीजें लिखी आती हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ, याद कर लो, लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ एंजाइम्स भी होते हैं ना, हमने पढ़े थे एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बहुत सारी चीजें की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास बन जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। समटाइम्स ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता, समटाइम्स इसके अलावा भी कुछ और बन सकता है, बट आमतौर पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही लिखते हैं हम लोग, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या क्या चीजें बन रही होती हैं। अब यहाँ पर आमतौर पर ग्लूकोज की जगह पे आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, C6H12O6 लाइक एज वेल। तो ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या मामला है कि वंस यू हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज बना लिया, नाउ व्हाट, अब क्या करना है? अब ग्लूकोज के साथ क्या करना है ये भी देखना जरूरी है कि ग्लूकोज के साथ क्या करना है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने का मकसद तो एक तो हमें समझ में आ गया, एनर्जी निकल रही है, बट ये ग्लूकोज और किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। देखें, होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है, एक कॉमन चीज तो उसकी होती है कि हम उससे सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के नतीजे में बन जाता है एटीपी। ये तो पहला काम हो गया इसका। समटाइम हम ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि इस ग्लूकोज को हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं। वो कैसे कि प्रोटीन का जो मोनोमर होता है अमीनो एसिड, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाते हैं और उनको जोड़ के हम पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल कहाँ होता है? प्रोटीन आपके पास होता है गोश्त के अंदर, मीट के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और काम भी है कि ये ग्लूकोज जो है इसकी सिंथेसिस की, इसकी मतलब इसको घुमा फिरा के हम इस्तेमाल करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम देम। न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं हम अपने
न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में आपके पास एक शुगर इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जिस तरह से C6H12 है ना, ये 6 कार्बन वाली शुगर है, तो राइबोस शुगर 5 वाली कार्बन वाली शुगर होती है, वो इसी से बनती है, लेकिन उसमें लाइक कार्बन निकाल के आपके पास सिंथेसिस हो जाती है। तो राइबोस शुगर आपके पास बन रही होती है जो न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज भी है कि समटाइम्स शुगर्स इटसेल्फ दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट। यहाँ पर भी जो शुगर है वो स्टोर हो जाती है फैट की फॉर्म के अंदर। वो कैसे होती है, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि वो कई सारी चीज बनती हैं अंदर, उसमें लिपिड सिंथेसिस होती है एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें होती है। तो शुगर का वहां पर भी इस्तेमाल होता है आपके पास। तो ये कुछ बातें थी जो शुगर से रिलेटेड होती हैं। फिर समटाइम्स हमारे पास शुगर जो है वो फ्रूट्स के अंदर भी स्टोर हो जाती है। तो हमने 2 तरह की स्टोरेज देख ली, स्टार्च, फ्रूट्स एंड फैट्स। तो शुगर 3 तरह से तो स्टोर हो गई, फिर रेस्पिरेशन में एटीपी बनाती है, प्रोटीन भी बना सकती है, न्यूक्लिक एसिड बना सकती है। वन थिंग इज कॉमन दैट यू विल फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर लाइक इन दिस सीक्वेंस कि शुगर इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द 4 और 3 बेसिक जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमारे, उनको बनाने में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे पहला मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड है और तीसरा आपके पास फैट है। ये 3 भी कहीं ना कहीं से लिंक्ड है ग्लूकोज के साथ। तो हम जो बार बार ही आपसे मैं अर्ज कर रहा था अभी कि हमें एनर्जी चाहिए शुगर बनाने के लिए, तो और वो प्लांट जब शुगर बना लेते हैं तो उसको फिर वो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बल्कि वो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यह है कि वो जो 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी इसी शुगर या ग्लूकोज से मिलकर बन रहे होते हैं। ठीक हो गई, ये तो बात हो गई कि व्हाट इज द फेट ऑफ द ग्लूकोज दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड और सिंथेसाइज्ड एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के आखिर में जो ग्लूकोज है जो बन रही है हमारे पास, ये ग्लूकोज जो बन रहा है, इस ग्लूकोज का असल में मकसद क्या है, इसका फेट क्या है, इसकी किस्मत क्या होती है, इसके साथ एंड में हम करते क्या हैं, ये सारी बातें तो इस तरफ हो गई। नाउ अगर हम जनरल बात करना शुरू करें अपने फोटोसिंथेसिस में उस ऑर्गेनल की जो ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का, तो हम पहले पढ़ चुके हैं शुरू में। एक ऑर्गेनल था आपके पास क्लोरोप्लास्ट के नाम से, एक ऑर्गेनल था आपके पास क्लोरोप्लास्ट के नाम से।